नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता करना छोड़ें और जीना शुरू करें के चौथे अध्याय चिंता का विश्लेषण और समाधान के बारे में। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें चिंता के विश्लेषण और समाधान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार हम अपनी चिंताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। डेल कार्नेगी द्वारा दिए गए उपयोगी तरीके और उपाय हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी चिंताओं का विश्लेषण कर सकते हैं और उन्हें समाधान करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उनके उदाहरण और विचार हमें चिंता को समझने और उसे परिभाषित करने में मदद करते हैं। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 4 चिंता का विश्लेषण और समाधान। मेरे 6 ईमानदार सेवक हैं, उन्होंने मुझे वह सब सिखाया है जो मैं जानता हूँ। उनके नाम हैं क्या, क्यों और कब, कैसे, कहाँ और कौन। रुडयार्ड किपलिंग। भाग 1 के अध्याय 2 में विलिस एच करियर का जो जादुई फॉर्मूला बताया गया था, क्या वह चिंता की आपकी सारी समस्याएं दूर कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? हल यह है कि हमें अलग अलग तरह की चिंताओं से निपटने के लिए समस्या का विश्लेषण करने के 3 मूलभूत कदम सीखने होंगे। ये 3 कदम हैं। 1. तथ्यों को इकट्ठा कीजिए। 2. तथ्यों का विश्लेषण कीजिए। 3. निर्णय पर पहुंचिए और फिर निर्णय के हिसाब से अपना कार्य कीजिए। बिल्कुल सही लगता है। हाँ, यह अरस्तु ने सिखाया था, प्रयोग भी किया था। अगर हम उन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं जो हमें दिन रात परेशान करती हैं और हमारी जिंदगी को नरक बना रही है, तो आपको और मुझे प्रयोग करना चाहिए। आइए पहले नियम पर आते हैं। तथ्य इकट्ठे कीजिए। तथ्यों को इकट्ठा करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब तक हमारे पास तथ्य नहीं होंगे, तब तक अपनी समस्या को सुलझाने का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास करना संभव नहीं है। तथ्यों के बिना हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे और दुविधा में भटकते रहेंगे। यह विचार है स्वर्गीय हर्बर्ट ई. हॉक्स का, जो 22 साल तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोलंबिया कॉलेज के डीन रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने समस्याएं सुलझाने और चिंता दूर करने में 2 लाख छात्रों की मदद की। उन्होंने मुझे बताया, दुविधा ही चिंता का मुख्य कारण है। वे इसे इस तरह से कहते हैं, दुनिया की आधी चिंता तो इस कारण होती है कि आप निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकें। उदाहरण के लिए, अगर मुझे कोई समस्या अगले मंगलवार को 3 बजे सुलझानी है, तो मैं तब तक उसके बारे में फैसला करने की कोशिश भी नहीं करता जब तक कि अगला मंगलवार ना आ जाए। इस दौरान मैं समस्या से संबंधित सभी तथ्य इकट्ठा करने में अपना पूरा ध्यान लगाता हूँ। मैं चिंता नहीं करता और अपनी समस्या पर दुखी नहीं होता। मेरी नींद नहीं उड़ती। मैं सिर्फ तथ्य इकट्ठे करने पर पूरा ध्यान देता हूँ। जब मंगलवार आता है और अगर मैं तब तक तथ्य इकट्ठे कर लेता हूँ तो समस्या अपने आप सुलझ जाती है। मैंने डीन हॉक्स से पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने चिंता को पूरी तरह से हरा दिया है। उनका जवाब था, हाँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मेरा जीवन अब लगभग पूरी तरह चिंताओं से मुक्त है। मैंने पाया है कि अगर कोई आदमी निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से तथ्य हासिल करने में अपने समय का उपयोग करे तो उसकी चिंताएं उस ज्ञान के प्रकाश में आमतौर पर भाप की तरह उड़ जाएंगी। मुझे दोहराने दें, अगर कोई आदमी निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से तथ्य हासिल करने में अपने समय का उपयोग करे तो उसकी चिंताएं उस ज्ञान के प्रकाश में आमतौर पर भाप की तरह उड़ जाएंगी। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? थॉमस एडिसन ने एक बार पूरी गंभीरता से कहा था, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसका प्रयोग इंसान सोचने की मेहनत से बचने के लिए न करता हो। अगर हम तथ्यों से कोई सरोकार रखते भी हैं, तो हम शिकारी कुत्तों की तरह उन्हीं तथ्यों को खोजते हैं जो उस पक्ष से प्रबल करते हों जिसे हमने पहले से सोच रखा है। बाकी सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम केवल वही तथ्य चाहते हैं जो हमारे कार्यों को सही ठहराते हों, ऐसे तथ्य जो हमारी इच्छाओं के ढांचे में आसानी से समाते हों और हमारे पूर्वाग्रहों को औचित्यपूर्ण ठहराते हों। जैसा आंद्रे मोरॉय ने कहा है, हमें हर वह चीज सही लगती है जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुरूप होती है। हर वह चीज हमें गुस्से से भर देती है जो ऐसी नहीं होती। तो फिर कैसा आश्चर्य कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में इतनी मुश्किल आती है। क्या हमें दूसरी क्लास की गणित की समस्या सुलझाने में भी इतनी ही मुश्किल नहीं आएगी? अगर हम इस अवधारणा के हिसाब से कार्य करें कि 2 और 2 5 होते हैं,
जबकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी और दूसरों की जिंदगी सिर्फ इसीलिए नरक बनाए दे रहे हैं क्योंकि वे इस बात पर जोर देते हैं कि 2 और 2 5 होते हैं या 500 होते हैं। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? सोचते समय हमें अपनी भावनाओं को दूर रखना होगा, और जैसा डीन हॉक्स ने कहा था, हमें तथ्यों को निष्पक्ष, निरपेक्ष ढंग से इकट्ठा करना होगा। जब हम चिंतित होते हैं तो ऐसा करना आसान नहीं होता। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारी भावनाएं उफान पर होती हैं। जब मैं अपनी समस्याओं से अलग हटने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने देखा है कि ये 2 विचार मेरी बहुत मदद करते हैं, जिनकी बदौलत मैं तथ्यों को अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से देख पाता हूँ। 1. तथ्य इकट्ठे करते समय मैं ये कल्पना करता हूँ जैसे मैं ये जानकारी अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। इससे मैं ज्यादा भावहीन और निष्पक्ष ढंग से जानकारी इकट्ठा कर पाता हूँ। इससे भावनाओं से मुक्ति पाने में भी मदद मिलती है। 2. जिस समस्या को लेकर मैं चिंतित हूँ उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करते समय मैं कई बार यह कल्पना करता हूँ गोया मैं एक वकील हूँ जो विपक्ष की तरफ से मुकदमा लड़ने की तैयारी कर रहा है। दूसरे शब्दों में, मैं अपने खिलाफ सारे तथ्य इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ, वो सारे तथ्य जो मेरी इच्छा के खिलाफ हैं, वो सारे तथ्य जिनका सामना करना मुझे पसंद नहीं है। फिर मैं दोनों पहलुओं को लिख लेता हूँ, अपना पक्ष भी और मेरे विरोधी का पक्ष भी, और मैंने ये देखा है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न तो आप नहीं मैं, न ही आइंस्टीन या अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इतने विद्वान हैं कि पहले तथ्य इकट्ठे किए बिना किसी समस्या पर समझदारीपूर्ण निर्णय ले सकें। थॉमस एडिसन ये बात जानते थे। उसकी मौत के समय उनके पास 2500 कॉपियां थीं, जिनमें उन समस्याओं के बारे में तथ्य लिखे हुए थे जिनका वह सामना कर रहे थे। तो अपनी समस्याओं को सुलझाने का पहला नियम है, तथ्य इकट्ठे कीजिए। आइए हम वही करें जो डीन हॉक्स करते थे, अपनी समस्याओं को तब तक सुलझाने की कोशिश भी न करें जब तक कि हम निष्पक्ष तरीके से सभी तथ्यों को पहले इकट्ठा न कर लें। पर दुनिया भर के सभी तथ्यों को इकट्ठा करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि हम उनका विश्लेषण न करें और उन पर विचार न करें। मैंने गहरे अनुभव से सीखा है कि तथ्यों का विश्लेषण करना तब ज्यादा आसान होता है जब हम उन्हें लिख लेते हैं। वास्तव में तथ्यों को सिर्फ कागज पर लिख लेने और अपनी समस्या को स्पष्टता से व्यक्त कर लेने से ही हम काफी हद तक एक समझदारीपूर्ण निर्णय पर पहुंच जाते हैं। जैसा चार्ल्स केटरिंग ने कहा है, ठीक से बताई गई समस्या अपने आप ही आधी सुलझ जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जीवन में किस तरह होता है। चीन की एक कहावत है कि एक तस्वीर 10,000 शब्दों के बराबर होती है, इसलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह एक आदमी ने इस तरीके को अपने जीवन में उतारा। हम गैलन लिचफील्ड का उदाहरण लें, जिन्हें मैं कई सालों से जानता हूं और जो सुदूर पूर्व में बेहद सफल अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। मिस्टर लिचफील्ड 1902 में चीन में थे, जब जापानी सेना शंघाई में घुस आई थी। ये रही वह कहानी जो उन्होंने मेरे घर पर अतिथि के रूप में मुझे सुनाई। जापानियों के पल पर बमबारी करने के कुछ ही समय बाद वे टिड्डी दल की तरह शंघाई में घुस आए। मैं शंघाई में एशिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर था। उन्होंने मेरी कंपनी में एक आर्मी लिक्विडेटर भेजा जो दरअसल एक एडमिरल था, और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी संपत्तियों का हिसाब तैयार करने में इस आदमी की मदद करूं। मेरे पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था, या तो मैं उसकी मदद करूंगा या फिर का मतलब था निश्चित मौत। जो मुझसे कहा गया था वह मैं मन मार कर करता रहा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। परंतु मैंने एडमिरल को जो सूची दी उसमें $7,50,000 की सिक्योरिटीज का ब्यौरा नहीं दिया। मैंने उन सिक्योरिटीज को उस सूची में इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हमारे हांगकांग ऑफिस की थीं और शंघाई की संपत्तियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। फिर भी मुझे डर था कि अगर जापानियों को मेरी इस हरकत का पता चल गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, और उन्हें जल्दी ही पता चल गया। जब उन्हें ये पता चला तो मैं ऑफिस में नहीं था, परंतु मेरा मुख्य अकाउंटेंट वहां मौजूद था। उसने मुझे बताया कि जापानी एडमिरल गुस्से से आग बबूला हो गया था तथा पैर पटकते व गाली देते हुए मुझे चोर और धोखेबाज कह रहा था। मैंने जापानी सेना के आदेशों की अवहेलना की थी। मैं जानता था कि इसका क्या मतलब था। मुझे ब्रिज हाउस में फेंक दिया जाएगा। ब्रिज हाउस, जापानी गेस्टापो का टॉर्चर कक्ष। मेरे कई दोस्त थे जिन्होंने उस जेल में जाने के बजाय आत्महत्या करने का विकल्प चुना था। मेरे कुछ दोस्त वहां पर 10 दिन तक सवाल पूछे जाने और टॉर्चर के बाद मर गए थे। अब ब्रिज हाउस जाने की मेरी बारी थी। मैंने क्या किया? मैंने रविवार दोपहर को ये समाचार सुना। मुझे लगता है कि आतंकित होना चाहिए था, और मैं आतंकित हुआ होता अगर मेरे पास अपनी समस्याओं को सुलझाने की निश्चित तकनीक नहीं होती। कई सालों से मेरी यह आदत है कि मैं जब भी चिंतित होता हूँ
मैं हमेशा अपने टाइपराइटर के पास जाता हूँ और 2 सवाल लिख लेता हूँ, साथ में उनके जवाब भी। 1. मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूँ। 2. मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। मैंने शुरुआत में बिना लिखे इन सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की, परंतु वर्षों पहले मैंने ऐसा करना छोड़ दिया था। मैंने पाया कि इन दोनों सवालों और उनके जवाब लिख लेने से मैं ज़्यादा अच्छी तरह सोच पाता हूँ। इसलिए उस रविवार की दोपहर मैं सीधे शंघाई YMCA के अपने कमरे में गया और टाइपराइटर पर लिखा। 1. मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूँ। मुझे डर है कि कल सुबह मुझे ब्रिज हाउस में पटक दिया जाएगा। फिर मैंने दूसरा सवाल टाइप किया। 2. मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। मैंने घंटों तक विचार किया और उन 4 विकल्पों को लिखा जो मेरे जेहन में उभर रहे थे। फिर मैंने हर कार्य के संभावित परिणामों को भी लिखा। 1. मैं जापानी एडमिरल के सामने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर उसे अंग्रेजी नहीं आती। अगर मैंने किसी अनुवादक की मदद से उसे समझाने की कोशिश की, तो इससे वह दोबारा भड़क सकता है। इसका मतलब होगा मौत, क्योंकि वह क्रूर है और बात करने के बजाय वह मुझे ब्रिज हाउस में फिंकवा सकता है। 2. मैं भागने की कोशिश कर सकता हूँ, पर यह भी मुमकिन नहीं था। मुझ पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। मुझे YMCA के अपने कमरे में अंदर आने और बाहर जाने के हस्ताक्षर करने होते हैं। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो शायद पकड़ा जाऊंगा और फिर मुझे गोली मार दी जाएगी। 3. मैं ये भी कर सकता हूं कि अपने कमरे में ही रहूं और दोबारा ऑफिस के आसपास भी न भटकूं, परंतु अगर मैं ऐसा करता हूं तो जापानी एडमिरल को शक हो जाएगा और शायद वह मुझे पकड़ने के लिए सिपाही भेज दे तथा स्पष्टीकरण का मौका दिए बिना मुझे ब्रिज हाउस में फिंकवा दे। 4. मैं सामान्य दिनों की तरह सोमवार की सुबह ऑफिस जा सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो इस बात की संभावना है कि जापानी एडमिरल इतना व्यस्त होगा कि उसे ध्यान ही नहीं आएगा कि मैंने क्या किया था। अगर उसे यह याद आ भी गया तो भी उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा और वह मुझे परेशान नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं ठीक ठाक रहूंगा, परंतु अगर वह मुझे परेशान करता भी है, तो भी मेरे पास उसके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर तो होगा। इसलिए आम दिनों की तरह सोमवार की सुबह ऑफिस जाना और इस तरह से व्यवहार करना जैसे कोई गड़बड़ न हुई हो, मुझे ब्रिज हाउस से बचने के 2 अवसर देता है। जैसे ही मैंने ये सोचा और चौथी योजना आम दिनों की तरह सोमवार की सुबह ऑफिस जाना पर अमल करने का फैसला किया, मुझे बहुत राहत मिली। जब मैं अगली सुबह ऑफिस में घुसा तो जापानी एडमिरल वहीं बैठा हुआ था और उसके मुंह से एक सिगरेट लटक रही थी। उसने हमेशा की तरह मेरी तरफ घूर कर देखा, परंतु कहा कुछ नहीं। 6 सप्ताह बाद भगवान का शुक्र है, वह लौट गया और मेरी चिंताएं समाप्त हो गई। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने रविवार की उस दोपहर को टाइपराइटर के सामने बैठकर शायद अपनी जान बचा ली थी। जब मैंने उठाए जाने वाले सारे कदम और उनके संभावित परिणाम लिख लिए और इसके बाद शांति से एक निर्णय पर पहुंचा, तो मैंने सचमुच खुद को बचा लिया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो मैं हड़बड़ाता व हिचकता रहता और मौका आने पर कोई गलत कार्य कर दिया होता। अगर मैंने अपनी समस्या के बारे में अच्छी तरह से विचार नहीं किया होता और किसी फैसले पर नहीं पहुंचा होता, तो मैं रविवार की पूरी दोपहर चिंता के मारे पगलाया रहता। मैं उस रात को सो नहीं पाता। मैं सोमवार की सुबह चिंतित और परेशान चेहरे के साथ ऑफिस गया होता और मेरा चेहरा देखकर ही जापानी एडमिरल को शक हो जाता और उसने कठोर कदम उठाए होते। अनुभव ने मेरे सामने बार बार सिद्ध किया है कि किसी फैसले पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने की सफलता और चिंता के भंवर में गोल गोल घूमना बंद करने की अक्षमता के कारण ही लोग नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार होते हैं और अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। मैंने पाया कि मेरी 50% चिंताएं तो तभी समाप्त हो जाती हैं जब मैं एक स्पष्ट और निश्चित निर्णय पर पहुंच जाता हूं, और बाकी की 40% आमतौर पर तब समाप्त हो जाती हैं जब मैं उस निर्णय के हिसाब से कार्य करना शुरू करता हूं। इस तरह मैं ये 4 कदम उठाकर अपनी 90% चिंताओं को समाप्त कर लेता हूँ। 1. स्पष्ट रूप से लिख लें कि आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं। 2. लिख लें कि आप इस बारे में क्या क्या कर सकते हैं। 3. फैसला कर लें कि क्या करना है। 4. फिर तत्काल उस फैसले के हिसाब से कार्य करने में जुट जाएं। गैलिन लिचफील्ड बाद में बीमे और वित्तीय हितों वाली कंपनी स्टार, पार्क एंड फ्रीमैन इनके सुदूर पूर्वी क्षेत्र के डायरेक्टर बने। इस तरह से एशिया में बहुत महत्वपूर्ण अमेरिकी बिजनेसमैन बन चुके हैं और उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि उनकी सफलता का श्रेय काफी हद तक चिंता का विश्लेषण करने के इस तरीके को जाता है जिसका वे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका इतना बढ़िया क्यों है? क्योंकि यह प्रभावी है, स्पष्ट है और सीधे समस्या की तह तक जाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके अंत में तीसरा और अनिवार्य नियम आता है,
इसके बारे में कुछ करें। जब तक हम निर्णय के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तब तक तथ्य इकट्ठे करने और उनके विश्लेषण से हमें रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी होगी। विलियम जेम्स ने कहा था, जब एक बार फैसले पर पहुंच जाएं और कार्य करने की घड़ी हो तो परिणामों की जिम्मेदारी या सावधानी को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इस मामले में विलियम जेम्स निश्चित रूप से सावधानी शब्द का प्रयोग चिंता के पर्यायवाची के रूप में कर रहे होंगे। उनके कहने का मतलब यह है कि जब एक बार आप तथ्यों के आधार पर सोच समझ कर फैसला कर लें तो फिर कार्य में जुट जाएं। दोबारा सोच विचार करने के लिए न रुके, झिझकने, चिंता करने और अपने कदमों को पीछे खींचने से बचें। आत्मशंका में डूबने से दूसरी शंकाएं जन्म लेती हैं। अपने कंधे के पीछे मुड़ मुड़ कर देखना बंद कर दें। मैंने एक बार ओक्लाहोमा के मशहूर तेल विशेषज्ञ वाइट फिलिप्स से पूछा था कि वे अपने निर्णयों पर किस तरह कार्य करते हैं। उनका जवाब था, मैंने पाया है कि अपनी समस्याओं के बारे में एक निश्चित बिंदु से आगे सोचते रहने से दुविधा और चिंता बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है जब खोजबीन करने और सोचने से नुकसान होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब हमें फैसला करना चाहिए, कार्य करना चाहिए और पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। आप इसी समय अपनी किसी चिंता पर गैलेन लिचफील्ड की तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सवाल 1, मैं किसकी चिंता कर रहा हूँ? नीचे दिए गए स्थान में इस सवाल का जवाब पेंसिल से लिखिए। सवाल 2, मैं इस बारे में अब क्या कर सकता हूँ? नीचे दिए गए स्थान में इस सवाल का जवाब पेंसिल से लिखिए। सवाल 3, मैं इस बारे में ये करने जा रहा हूँ। नीचे दिए गए स्थान में इस सवाल का जवाब पेंसिल से लिखिए। सवाल 4, मैं इस कार्य को कब शुरू कर रहा हूँ? नीचे दिए गए स्थान में इस सवाल का जवाब पेंसिल से लिखिए। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।